हमारा यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसका क्या मतलब है, इस यानी कि ये तब होगा जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में हो गए, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लॉन्ग पीरियड में आपको स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे भी इनकर कर जाएंगे। और जो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, जब आपका आउटपुट एक हद से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आप अपने प्रोडक्शन आप एक हद से ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट की करने लग पड़ोगे। अगर मैं मीन टू से कहूँ तो देखो, पहले जब आप जो हमारा लॉन्ग टर्म का पीरियड होता है ना, इसमें स्मॉलर आउटपुट्स पे ही आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी जिससे इन शॉर्ट जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है मतलब कॉस्ट एडवांटेजियस चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपका आउटपुट एक पॉइंट से ऊपर चला जाता है, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, यानी मतलब वो उस पॉइंट पे आके जो आपकी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाती हैं, और जो आपके बेनिफिट्स हैं डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के, वो आपको स्मॉलर लेवल्स पे मिलेंगे जब आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब आपके डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपको डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट ज़्यादा मिलने के बजाय वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसको कुछ और डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल एट स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो, इसका सिंपल मतलब है जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा, तब जो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होगी। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके जैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे स्प्रेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट ओवर अ लार्जर आउटपुट। मतलब देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, ये वो कॉस्ट है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यानी ये आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। बट जब आउटपुट का लेवल ज्यादा होता है ना, मतलब जब आप आउटपुट बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, तब जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, यानी जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी ना, वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी इससे आप हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी को अचीव कर लेते हो। जितना आपका एफिशिएंसी लेवल अच्छा होगा, उतनी आपकी ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगी और आपको बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स के एडवांटेजेस मिलना चाहती है। देखो, अगर आपने बल्क में आउटपुट बनाना है तो बल्क में ही आपको इनपुट चाहिए। जब आप इनपुट रॉ मटेरियल इन दी फॉर्म, मतलब इनपुट यानी रॉ मटेरियल की फॉर्म में जब उसको परचेज करोगे, वो भी बल्क में किया जाएगा और बल्क में आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। समझ आ गया? सेकेंड क्या कहते हैं वो, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल एट लार्जर लेवल्स ऑफ आउटपुट। देखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो यू शेप्ड होता है, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपको स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट्स पे ही मिल जाएंगी, और जब आपका एक हद से ऊपर आउटपुट चला जाएगा, तब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, एक जब सर्टेन पॉइंट क्रॉस हो जाता है ना, जब उस पॉइंट के आगे आप अपना लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते हो, उससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो फॉल होने के बजाय हायर होना स्टार्ट हो जाती है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एक तो जो आपकी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। देखो, ठीक है, आप अपने इनपुट्स को बढ़ा रही हो, एक हद तक इनपुट्स बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब आप अपने लेवल ऑफ आउटपुट, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन या स्केल ऑफ प्रोडक्शन कह लो, उसको एक हद तक बढ़ा सकते हो, वो मैनेजेबल भी होगा। बट जब वो एक हद पार कर जाता है, तब उसकी मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। आपको कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। जब ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं बिजनेस में आनी, तब जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो आपकी रिटर्न, जो आपको आउटपुट में इंक्रीज मिलना था वो मिलेगा, बट जो उसका रेट होगा ना, वो डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग रेट स्टार्ट हो जाता है। यानी ये चीज ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ज्यादा आती है। मतलब इन शॉर्ट, मतलब समझ लो, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल तो आएंगे, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इन द सेंस कॉम्प्लेक्स आप ये कह सकते हो, मतलब जो वो चीज एक इजी वे में हो सकती थी, उनको करने में भी अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सेस आने लगते हैं, यानी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। थर्ड वो क्या कहना है, बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एक्रू मोर एट लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रिवेल हो रही हैं, तो डैम श्योर है जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं, वो आपको लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे ही एक्रू कर जाएंगे। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, इसमें आप जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देते हो स्पेशलाइज्ड टास्क में, और उन टास्क को स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स या ग्रुप परफॉर्म करते हैं। मतलब कहने का क्या, सिंपल वे में समझो, जो आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी पूरा A to Z एक प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जिससे आउटपुट, मतलब जिसमें आप इनपुट डालते होगे, पूरी प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट होता था। यानी जो वो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, आप उसको टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड कर देते हो। अब जो वो टास्क परफॉर्म करेंगे, वो एक ही इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स बारी बारी परफॉर्म करेंगे। यानी इन शॉर्ट, मतलब अब बंदे पे बर्डन नहीं होगा, उसको एक स्पेसिफिक टास्क मिल गया, उसने वो ही परफॉर्म करना है। और जब वो ही उस एक ही टास्क को बंदा बार बार करता रहता,
जाता है, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी उसकी उस चीज में मास्टरी हो जाती है, वो स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेता है। यानी इन शॉर्ट स्पेशलाइजेशन आने से, यानी स्पेशलाइजेशन वर्कर्स को अलाउ करती है कि वो ज्यादा स्किल्ड और एफिशिएंट बने अपने टास्कों को परफॉर्म करने में। जितने वो स्किल्ड और एफिशिएंट बनेंगे अपने टास्कों को परफॉर्म करने के लिए, उतना ही आउटपुट अच्छा आपको ऑर्गेनाइजेशन में निकलेगा। ठीक है, यानी जब आपके स्मॉलर स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे तभी आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में आपको स्मॉलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ही, मतलब स्मॉलर स्केल जो प्रोडक्शन होगा तब भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर हम उनको कंपेयर करें लार्जर लेवल स्केल्स के साथ। क्योंकि लार्जर स्केल्स में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चैलेंजेस राइज हो सकते हैं। देखो, अगर आपके बंदे आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, तो वो टास्क को क्या कैरी आउट करेंगे, और जितना इनएफिशिएंटली टास्क को कैरी आउट किया जाएगा उतना ही फर्म की एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, उसका आउटपुट रिड्यूस होगा। सो ये तीन चीज मेन चीजें थी जो पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं। सो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में ये तीन चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट जब आता है एक और टॉपिक आता है, यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अज्यूम्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एट स्मॉल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एट लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज मैंने आपको बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी। मतलब जब आपका लॉन्ग रन का टाइम पीरियड चल रहा है, यानी उसमें जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो उसमें यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा, उसमें आपको स्मॉलर लेवल्स पे ही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाएंगी। और जब आपके लार्जर लेवल, यानी एक पॉइंट के बियॉन्ड जब आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई स्केल पे चल जाएगा, तब आपको डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रिवेल करना स्टार्ट कर देंगे। सो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में भी बहुत बार पूछा गया है। सो आपको मैंने वैसे इसकी अच्छे से डिटेल बता दी है। सो बड़ा सिंपल है, सिंपल से मैंने आपको समझा दिया। स्मॉलर स्केल ऑफ लेवल्स, जब आपके स्मॉल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे या सबका लेवल जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो स्मॉल होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में, तब आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रिवेल करेंगे और उसके बाद डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रिवेल करना स्टार्ट कर देंगे। सो इन शॉर्ट जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, जिसके कारण डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अराइज होते हैं, वो जो उसका मतलब इन शॉर्ट जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो लीड करेगी डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को। ये चीज को आपको पता है। अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होगी? ये राइज हो सकती है अलग अलग फैक्टर्स के कारण, जैसे इनएफिशिएंसीज आ गई, जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अच्छे से लेबर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, टास्क कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आप इन शॉर्ट कहीं ना फर्म जो लार्जर ऑफ साइज में उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। यानी अब ये चीज नॉट सोली ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ मैनेजिंग द फॉर्म इफेक्टिवली। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने मेंशन की है। देखो, उन्होंने कहा था ठीक है, नो डाउट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएंगे, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं आने के, मतलब फॉर्म के मैनेजमेंट नहीं अच्छे से हो पा रही, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है, उसके आने से डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आएंगे। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो आपके ये अकेली चीजें हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल है, अकेली सोलली मैनेजमेंट की जो डिफिकल्टी उसमें हो रही है। सो इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण फर्म के मैनेजमेंट में डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, अब आगे को टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का। इसमें तीन चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक रेंट इज सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। देखो, ये जो तीन चीजें हैं ये एक बार एक ही क्वेश्चन में इकट्ठी भी आई हुई हैं, अलग अलग भी आई हुई हैं। सो इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक रेंट इज सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब जो इकोनॉमिक रेंट है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो आप पेमेंट दे रहे हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स करंट यूज। बड़ी सिंपल चीज है। देखो, एक आपने नॉर्मल पेमेंट देनी ही देनी है, ठीक है, यानी जो आपने अगर अपने फैक्टर्स को प्रोडक्ट मतलब एक नॉर्मल जो उनकी पेमेंट बनती है वो उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को वो तो देनी दे रही है। जब आप एक ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट दे रहे हो जो उनकी मिनिमम पेमेंट से ज्यादा है, मतलब उनकी जो मिनिमम पेमेंट है ना कि अगर हमने उनको करंट यूज में इंप्लॉय करना, उससे जब ज्यादा पेमेंट आप एक्सेस में दे रही हो उसे इकोनॉमिक रेंट कहा जाता है। यानी और ये था इकोनॉमिक रेंट। अब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसको वो क्या है, जब हम टोटल रेवेन्यू में से अपनी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास आएगा वो आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, यानी इकोनॉमिक रेंट मैंने बता दिया, इकोनॉमिक प्रॉफिट बता दिया। अब जो इकोनॉमिक रेंट है ना वो इकोनॉमिक प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट अकेला, बट सिंपल समझो ध्यान से,
दो चीजें हैं, एक तरफ इकोनॉमिक रेंट, एक तरह की इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो इकोनॉमिक रेंट है वो आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है, बल्कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट में उसमें इकोनॉमिक रेंट के बावजूद भी और अदर कॉस्ट सारी इंक्लूडेड होती हैं, वो सारी इसके अंदर ही आती हैं। समझ गए? एक बार फिर बता देता हूं, इकोनॉमिक रेंट सिंपल जो आप पेमेंट दे रहे हो, जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे हो उनके लिए, जो लिमिटेड सप्लाई में है, यानी चाहे लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कई बार आपको एक चीज को यूज करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, वो सारा पैसा इकोनॉमिक रेंट के आता है। अब ये आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके पास उस चीज के जा तो लिमिटेड सप्लाई है या उसका लिमिटेड यूज है आपके पास, और दूसरे हाथ में जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो होता है जो अब आप टोटल रेवेन्यू में से अपनी टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हो। अब टोटल कॉस्ट में उसमें दोनों आ जाएंगी, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। सो जो डिफरेंस आएगा उसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, यानी सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, व्हेन AC इज इक्वल टू MC, AC इज मिनिमम। देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में ना ये सेकंड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्ट टर्म जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस, मार्क माय वर्ड्स, शॉर्ट टर्म, इसमें जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है तब जो एवरेज कॉस्ट है ना वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ पेपर में बहुत बार उन्होंने पूछी है। वो क्या कहते हैं, देखो जब शॉर्ट टर्म में जब AC MC के बराबर होती है तो AC का मिनिमम पॉइंट क्या है, यानी AC मिनिमम पॉइंट पे होगी, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। सो आपको ऑप्शंस में से चूज करके बताना होगा। सो आपको ये चीज याद रखनी है, शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में जब AC MC के बराबर है तो जो एवरेज कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होगी। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ना वो यू शेप्ड है, और जो मिनिमम पॉइंट उसका अक्कर ही तब होता है जब AC और MC बराबर होंगी। सो जब आप, मतलब इन शॉर्ट ये समझ लो, AC के यू शेप होने का कारण भी यही है, यानी कि जब AC और MC बराबर होंगी ना, AC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी, यानी वो तभी यू शेप्ड बन जाएगा। ठीक है? सो अब इवन ये इसलिए भी अक्कर होता है क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको पता है वो रिप्रेजेंट करती है जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, उस एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की आपको कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ये मार्जिनल कॉस्ट आपको रिप्रेजेंट करती है। सो जब ये इक्वल होगी AC के तो ये इंडिकेट करता है कि जो एवरेज कॉस्ट है ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है। मतलब इन शॉर्ट सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, AC के यू शेप्ड होने का कारण यही है कि AC अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है जब AC MC के बराबर है, और MC आपको पता है कि जब वो आप एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हो उसकी आपको क्या कीमत पड़ती है, वो MC होती है। और सब जब ये दोनों बराबर होंगे ना जो, तो ये एक चीज इंडिकेट करेंगे कि आपकी जब आपकी जो AC MC के बराबर है तब AC ना तो आपके इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, कांस्टेंट इक्वल चलेगी। ठीक है? लास्ट में आता है आउटपुट इज ऑप्टिमम व्हेन AC इज इक्वल टू MC। देखो एक और चीज, AC और MC अगर इक्वल है तो तब उस पॉइंट पे आउटपुट भी ऑप्टिमम होगा। यानी शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में जब आउटपुट लेवल जब कंसीडर किया, उसको तब ऑप्टिमल कंसीडर किया जाता है जब आपकी एवरेज कॉस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। यानी इस पॉइंट पे जो फर्म है वो ऐसी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है जहां पे उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, यानी जो उसकी MC है वो AC के बराबर होगी जितनी मर्जी उसने यूनिट्स प्रोड्यूस की हो। समझ गए? यानी इन शॉर्ट जहां पे AC MC बराबर होगी यानी वो ही ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा फर्म के लिए। फर्म ट्राई करेगी क्योंकि वहां पे एक तो फर्स्ट उसकी जो MC है यानी AC है जो मतलब उसकी ना तो वो बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो इक्वल चल रही है, और MC भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे, यानी ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। यानी इस फर्म पे जो फर्म मोस्ट एफिशिएंट लेवल है फर्म के लिए, यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करना पसंद करेगी क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल कॉस्ट है यूनिट की, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वो इक्वल है एवरेज कॉस्ट जब जो आपकी सारी यूनिट्स की प्रोडक्शन की है। ठीक है? समझ आ गया? आज का सेशन बहुत छोटा सा क्योंकि बस इस लाइन में सिलेबस के छोटे से टॉपिक लेते हैं। सो आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है, 4 थ्योरीज हैं जो पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं। सबसे पहले आती है थॉमस कोचरन्स थ्योरी। देखो थॉमस कोचरन की थ्योरी में क्या कहते हैं, द एनवायरनमेंट विच एन इंडिविजुअल इज ब्रॉट अप डिटरमाइंस हिज एंटरप्रेन्योरियल अर्ज। यानी सिंपल चीज है, जो ये 4 थ्योरीज हैं ये डिसाइड करते हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर, अगर मतलब जो इंडिविजुअल वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है। देखो थॉमस कोचरन थ्योरी का सिंपल कहना है कि जब एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें जो इंडिविजुअल को ब्रॉट अप किया जाता है, मतलब जैसे देखो जैसे इन्वायरमेंट के एक बंदे का पालन पोषण होता है वो इन्वायरमेंट उसका एंटरप्रेन्योरियल अर्ज को बरताती है। ये थॉमस कोचरन
पोस्चरल थ्योरी का कहना था। नेक्स्ट आती है रॉटस लॉकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। अब ये थ्योरी हाईलाइट करती है एक बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना, यानी उसको अपने आप में उसका आत्मविश्वास कितना है और वो कितना अपने फॉर्चून, अपनी किस्मत पे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सिंपल वे में अगर बताऊं, एक बंदे का अपना खुद का आत्मविश्वास, उसका अपने आप पे कितना भरोसा है और वो कितना अपनी किस्मत, अपने फॉर्चून या अपनी डेस्टिनी पे डिपेंड हो रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे वो डिपेंड हो रहा है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके, वो आपको रॉटस लॉकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी बताएगी। नेक्स्ट आता है मैकक्लेलैंड्स थ्योरी, यानी द नीड फॉर अचीवमेंट ड्राइव्स एंड स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ा सिंपल फंडा है इस थ्योरी का। वो कहते हैं जब एक बंदे में कुछ अचीव करने की डिजायर होती है, यानी वो कुछ बनना चाहता है लाइफ में, वो डिजायर, वो ड्राइव उसको एंटरप्रेन्योर बनने में मजबूर करती है, यानी वो डिजायर उसको खींच के लेके जाती है। लास्ट आता है मैक्स वेबर्स थ्योरी, यानी जो आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं आर द ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, यानी जो आपकी रिलीजियस बिलीव है या तो वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ ले जाएंगी, वो आपको एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट करेंगे, या वो आपको उस चीज से दूर ले जाएंगे, यानी एज अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्ट करेंगे। सो ये बड़े सिंपल मैक्स वेबर थ्योरी का कहना था। ये मैचिंग में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सो इसको आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारी सिलेबस की लाइन कंप्लीट होती है। रेस्ट